Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 4th of August 2025. 4 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। EC आस्क तेजस्वी टू गिव वोटर ID कार्ड फॉर प्रोब। इलेक्शन कमीशन ने कहा है वॉट एवर द डॉक्यूमेंट विच वॉज प्रोड्यूस बाय द RJD लीडर एट प्रेस मीट डज नॉट सीम टू बी फॉर्मली इशूड। तो ये एलिगेशन यहाँ पे इन्होंने तेजस्वी यादव जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बिहार असेंबली हैं, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इनके वोटर ID कार्ड्स के डिटेल मांगे हैं फॉर द थॉरो इन्वेस्टिगेशन। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एक दिन पहले क्या हुआ, आरजेडी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, इन्होंने कहा कि इनका नाम मिसिंग है फ्रॉम द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल विच वाज पब्लिश इन द स्टेट ऑन फ्राइडे। 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रिलीज किया गया और इन्होंने कहा कि इनका नाम इसके अंदर से मिसिंग है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सही हुआ तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर यहाँ पर लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्मली इशूड नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ लग रही है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आरजेडी लीडर का कहना है इसके अगेंस्ट में, इस एलिगेशन के अगेंस्ट में, कि यहाँ पे लोगों का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द क्वेश्चन विच वॉज रेड ओवर द रोल। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्मी ऑफिसर बुक फॉर असॉल्टिंग एयरलाइन एम्प्लॉयज़ एट श्रीनगर एयरपोर्ट। ठीक है, तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी has been booked by Jammu and Kashmir police for illegally assaulting and severely injuring the ground staff of a SpiceJet at the Srinagar airport on 26th of July। 26 जुलाई को ये इंसिडेंट हमने देखा श्रीनगर एयरपोर्ट पे, जहाँ पे इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। और यहाँ पे देखिए इनके ऊपर यहाँ पे कंप्लेंट फाइल किया गया है एयरलाइन स्टाफ्स के द्वारा और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे फुल कोऑपरेशन दिखाया टू द इन्वेस्टिगेशन। और किस FIR में कौन से सेक्शन के तहत इनके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया गया है, तो 115 पार्ट 2, 126 पार्ट 2, 351 पार्ट 2 एंड 131 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के तहत इनके ऊपर FIR फाइल किया गया है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। द अल्टरकेशन स्टार्टेड एट बोर्डिंग गेट। देखिए बोर्डिंग गेट से ये स्टार्ट हुआ और जो यहाँ पे एक इंसान को लिमिट लागू है, जैसे कि मान लीजिए इंडिगो में 15 kg आप लेके जा सकते हैं प्लस 7 kg कैबिन में, तो यहाँ पे 15 kg से ज़्यादा जो लिमिट है वो लेकर जा रहे थे। ओके, और एयरलाइन स्टाफ्स के जो इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे मानने से ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं, फोर्सफुली एंटर कर गए एरो ब्रिज में। ओके, और ये क्या है, एक टाइप का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का वॉयलेशन है, इसलिए यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया। ओके, और इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे अपने जो स्टेटमेंट है उसको रिलीज़ किया है। कहा है कि द मैटर इन्वॉल्विंग एन अलीग अल्टरकेशन बिटवीन द आर्मी पर्सनल एंड एयरलाइन स्टाफ एट श्रीनगर एयरपोर्ट ऑन 26th of July हैज केम टू द नोटिस ऑफ द इंडियन आर्मी। The Indian Army is committed to upholding the highest standard of discipline, conduct and take all the allegations seriously. It will said it extend full cooperation to the authorities investigating the case। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी आप सभी को पता है इट्स नोन फॉर द डिसिप्लिन, इट्स नोन फॉर द कंडक्ट। तो ये यहाँ पे ये सारे जो एलिगेशन है, इन सारे एलिगेशंस को इंडियन आर्मी सीरियसली लेने वाला है और इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो अपना फुल कॉपरेशन दिखाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, डायरेक्टली एडिटोरियल पे मूव करते हैं। एडिटोरियल में आज कुछ भी नहीं है तो यू कैन ईजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। मूव ऑन टू द ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज में यहाँ पे जब आइएगा तो ओपिनियन पेज में यहाँ नीचे की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई कंट्रीज बाय इनकम। कैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पे क्लासीफाई करता है। सबसे पहले 4 ग्रुप बना लीजिए, यहाँ बीच पे लिख लीजिए वर्ल्ड बैंक, इसको गोला कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 ग्रुप में डिवाइड करता है ना, इसलिए हमने इसको 4 भाग में बांट दिया। ओके, पहला हो गया लो इनकम, दूसरा हो गया लो मिडिल इनकम, तीसरा हो गया अपर मिडिल इनकम और चौथा हो गया HIC हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, जो हम बात करते हैं ना कि US, फ्रांस, सिंगापुर, रशिया,
चाइना, ये सारे कंट्रीज़ रिच कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं। ये हम किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनकी इकॉनमीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही हैं। ओके, लेकिन जब रिच और पुअर में कंट्रीज़ को यहाँ पे डाला जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब रिसर्चर और पॉलिसी मेकर कंट्रीज़ को रिच और पुअर की कैटेगरी में डालते हैं तो वो मेनली इनकम के बेसिस पे डालते हैं। वन ऑफ द वाइडली यूज अप्रोच इज़ वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो मैंने आपको बताया। लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज़। Every year, the World Bank assign each country to an income group based on its gross national income per capita. पर कैपिटा के बेसिस पे GNI को मेज़र किया जाता है और उसी हिसाब से कंट्रीज़ को इन ग्रुप्स में डाला जाता है। GNI पर कैपिटा इज मेजर ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग इनकम दैट इज अर्न अब्रॉड। ओके, तो कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं उनका यहाँ पे इनकम का एवरेज निकाला जाता है, इंक्लूडिंग दैट इनकम विच वॉज अर्निंग फ्रॉम द अब्रॉड। तो ये इनकम को भी यहाँ पे मेज़र किया जाता है जो कि वो बाहर से कमाते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे GNI को रिलीज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अब हम लोग मूव करते हैं मैप 1, मैप 2, चार्ट 3, चार्ट 4 और चार्ट 5 के तरफ। ओके, मैप 1 में अगर आप देखें तो कंट्रीज विच वॉज क्लासिफाइड बाय इनकम इन 2014, ठीक है, 2014 में कंट्रीज को डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन देयर इनकम। लो इनकम में कितने कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम में कितने कंट्रीज हैं, अपर मिडिल इनकम में कितने कंट्रीज हैं, हाई इनकम में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो हम पहले कहाँ पे थे? लो इनकम कंट्रीज में थे, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज में थे। डार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर है। ओके, और यहाँ पे जो लाइट पिंक है आप देख सकते हैं, ये क्या है? लोअर मिडिल इनकम, ठीक है, लोअर मिडिल इनकम है। जो डार्क पिंक है ये क्या है? लो इनकम कंट्री है, ठीक है, लो इनकम कंट्री। तो पहले 2014 के टाइम पे हम किस में थे, कौन सी कैटेगरी में थे? लो इनकम की कैटेगरी में थे। लेकिन ये डाटा चेंज हुआ है। ओके, आप यहाँ पे ना ही केवल सिर्फ इंडिया को आप देखें, बल्कि आप अगर रशिया को भी देखें तो रशिया कहाँ पे था? हाई इनकम कंट्रीज में था। अब ये चेंज होकर आ गया है अपर मिडिल इनकम कंट्री में, ठीक है। पहले ये अपर मिडिल इनकम कंट्री में था, लेकिन अब ये चेंज होकर आ गया है कहाँ पे? हाई इनकम कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे डाटास में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ओके, अगर आप 2014 के जो कंट्रीज का जो लिस्ट है इसको 2024 से कंपेयर करें, क्लासिफिकेशन आप देखें वर्ल्ड बैंक का, तो इनकम के बेसिस पे यूएस, रशिया, ओके, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। देखेंगे आप यहाँ पे इन कंट्रीज़ को भी यहाँ पे रैंक किया गया है हाई इनकम में, जो कि 2014 में नहीं थी। ओके, इंडिया को 2014 में क्या बताया गया था? लो इनकम कंट्री। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2024 में देखें तो इंडिया क्या है? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रैंक किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूविंग ऑन टू द चार्ट 3, चार्ट 4 और चार्ट 5, 2004, 2014, 2024। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन का शेयर यहाँ पे है, ठीक है, पॉपुलेशन का शेयर है बाय द इनकम ग्रुप। ओके, अपर मिडिल इनकम कितना है पॉपुलेशन के बीच में, ओके, लोअर मिडिल इनकम कितना है, ओके, और लोअर इनकम कितना है। तो अर्लियर 2004 के टाइम पे लोअर इनकम ज़्यादा था, ठीक है, लोअर मिडिल इनकम ज़्यादा था, अपर मिडिल इनकम कम था। ओके, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये चार्ट चेंज होता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये चार्ट चेंज होता जा रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई इनकम ज़्यादा हो रहा है, उससे कम क्या हो रहा है? अपर मिडिल इनकम हो रहा है, ठीक है, उससे कम क्या हो रहा है? लोअर मिडिल इनकम हो रहा है, और सबसे कम क्या हो रहा है? लो इनकम हो रहा है, और सबसे कम पहले क्या हो रहा था? हाई इनकम हो रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ों में चेंजेस होता जा रहा है और उन सारे चेंजेस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो होप आप लोगों को मैप 1, मैप 2, चार्ट 3, चार्ट 4 और चार्ट 5 समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। GNI के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि GNI होता क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एक टाइप का ये क्या होता है? कंट्रीज़ के जो इनकम होता है उसको यहाँ पे मेज़र करने का तरीका होता है बेस्ड ऑन देयर कंट्री रेसिडेंट्स इनकम। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। व्हाई वेयर द मेलगान ब्लास्ट एक्यूज फ्रीड, ठीक है। तो आप सभी को ये न्यूज़ मिल गया होगा
कि मालेगांव ब्लास्ट एक्यूज को फ्रीड कर दिया गया। ओके, देखिए यहाँ पे इनके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए थे। 14 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया था उस टाइम पे 2011-12 के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। आप देखेंगे यहाँ पे सभी मेंबर्स को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 31 जुलाई को स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट acquitted all 7 accused in 2008 Malegaon bomb blast case, including Bharatiya Janata Party leader former MP प्रयाग सिंह ठाकुर एंड सर्विंग आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि जो भी एक्यूजेशन इनके ऊपर लगाए गए थे वहाँ पे कोई भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं मिले हैं इनके ऊपर, और कोई भी ऐसा जो एविडेंस जो कि इनके क्राइम को यहाँ पे साबित कर सके, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मालेगांव ब्लास्ट केस आप सभी को याद होगा, ये 2008 का केस है, सितंबर के टाइम का, ड्यूरिंग होली मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी को जो ब्लास्ट है ये ऐसा जो चीज़ें नहीं है, देखिए जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भूले नहीं जाते हैं। हो सकता है दिमाग से एक पल को निकल जाए, लेकिन जब एक बार आप इन चीज़ों को पढ़िएगा ना तो वो वापस से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये जो पैराग्राफ है, इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑन 29 सितंबर 2008 ड्यूरिंग अ होली मंथ ऑफ रमजान अ पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट रिप्ड थ्रू मालेगांव, अ कॉमनली सेंसिटिव टाउन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये मालेगांव एक कॉमनली सेंसिटिव टाउन है, और यहाँ पे एक पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हमें देखने को मिला। अराउंड 9:35 PM रात के टाइम पे an explosive device concealed in an LML फ्रीडम मोटरसाइकिल डेटोनेटेड नियर द साकेल गुड्स कंपनी। ठीक है, तो साकेल गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाके ये एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है, जो कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल में फिट किया गया था, यू कैन से दैट कि फिट किया गया था या फिर लटका दिया गया था, ये जाके यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से 6 लोग यहाँ पे मारे गए, 95 लोग इंजर्ड हो गए, और यहाँ की जो सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज हुआ। ओके, नाउ FIR was promptly registered and investigation was initially undertaken by the Nasik Rural Police and Mumbai Anti-Terrorism Squads. In 2011 the case was transferred to NIA। ठीक है, तो 2011 में केस को ट्रांसफर कर दिया गया NIA के पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये केस 2011 में ट्रांसफर हो गया। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे 14 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया, बाद में 7 को यहाँ पे फ्री कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं पाए गए, और NIA की तरफ से 7 इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया। ओके, बाद में हमने देखा कि कोर्ट ने कहा कि इन 7 के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस, पावरफुल एविडेंस नहीं मिला, और इनको यहाँ पे रिलीज़ किया गया 31 जुलाई को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इनके ऊपर देखिए ये कोर्ट्स के थ्रू इनके ऊपर ये प्रोसिक्यूशन लगाए गए थे, तो ये पता होना चाहिए आपको, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू ATS कॉन्स्पिरेसी मीटिंग हैड हेल्ड प्लेस अक्रॉस द वेरियस लोकेशन एलिगली अंडर द लीडरशिप। ठीक है, तो अंडर द मिस्टर ठाकुर लीडरशिप के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि वेरियस प्लेसेस पे मीटिंग हुई हैं। ठीक है, बट यहाँ पे उसके कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिले। ओके, देखिए अब तक हमें ये भी नहीं पता चला है कि जो यहाँ पे मोटरसाइकिल जाके वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसमें फिट किया गया था कि बॉम्ब लटकाया गया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं पता लगाया गया, कोई भी इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई है। ठीक है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर का कोई भी इंक्वायरी नहीं किया है। ओके, और ये जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है इसके ऊपर प्लान किया गया था कि यहाँ पे इसको फिट किया गया था, ये अब तक यहाँ पे पता नहीं चला है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी साइंटिफिक टेस्ट नहीं हुआ है रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव कहाँ प्लेस किया गया था इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक यहाँ पे इंक्वायरी नहीं हुआ है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाउ विल रेलवे टू सायरंग हेल्प इन रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए अभी सायरंग का जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगा, बूस्टअप करेगा। द इंडियन रेलवे रिसेंटली कमीशन द न्यू 51.38 किलोमीटर ट्रैक टू सायरंग, 18 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मिजोरम कैपिटल एजवाल। इट रेज होप्स फॉर इंडियाज एम्बिशियस एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच इन्वेस्टिगेट्स रेल रोड लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन रेलवे ने रिसेंटली कमीशन किया है 51.38 किलोमीटर का न्यू ट्रैक टू सायरंग एंड 18 किलोमीटर का शॉर्ट ट्रैक टू द मिजोरम कैपिटल एजवान। ओके, नाउ व्हेन डिड मिजोरम प्रोजेक्ट स्टार्ट, कब ये स्टार्ट हुआ? मिजोरम हैड 1.5 किलोमीटर ऑफ मीटर गॉज रेलवे ट्रैक कनेक्टिंग बायराबी इन स्टेट कोलासिब डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम सिल्चर बिफोर द गॉज कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन इन 2000।
ठीक है। तो ये अर्लियर इट वाज अंडरटेकन, ओके, जब ये स्ट्रेंथ 2000 में साइन हुआ था उससे पहले ये अंडरटेकन हो गया था, ओके। द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू सारंग विच एंटेल अ लेइंग ऑफ 51.38 किलोमीटर ट्रैक बिगिंस इन 2008-9, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है 51.38 किलोमीटर का ट्रैक का, ओके, विच विल कनेक्ट विद सारंग, ये यहाँ पे कब से स्टार्ट हो गया था? 2008 से 2009 के बीच में आपको स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अर्लियर इट वाज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, इट वाज अ स्लो प्रोसेस ड्यू टू इंक्लीमेंट इन वेदर, अ डिफिकल्ट और लैंडस्लाइड प्रोन टेरेन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत स्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है। बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो प्रोजेक्ट है ये बढ़ता चला गया, ये पेस पकड़ता चला गया, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती चली गई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के तरफ से 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया गया था, विच वाज मोर एम्बिशियस वर्जन ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1991। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1991 में यहाँ पे पॉलिसी लॉन्च किया था उससे बहुत ज़्यादा एडवांस ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि रीजन को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करेगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आज के डेट में देखिए ऑफिशियल डाटा यहाँ पे बताते हैं कि सेंटर्स ने यहाँ पे इसको लेके बजटरी एलोकेशंस भी बढ़ाए हैं, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे अर्लियर बहुत कम यहाँ पे एलोकेशन दिए जाते थे, ठीक है, बट यहाँ पे अभी पिछले डाटाज को 2014-15 के जो डाटाज हैं उसको 2024-25 से कंपेयर करें तो 300% के आसपास बजटरी एलोकेशंस इंक्रीज हुए हैं, ओके। मोर दैन 10,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे, 800 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक्स बिल्ट। अब तक आप देखेंगे 10,000 किलोमीटर के आसपास के हाईवेज और 800 किलोमीटर के आसपास जो रेलवे ट्रैक्स हैं इसको बनाए गए हैं। 8 न्यू एयरपोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, 7 इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? ताकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है, उस चीज़ को बढ़ाया जा सके, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। फिलीपींस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया एज टू साइड लुक टू डीपेन मैरिटाइम टाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात होगी। मिस्टर मार्कोस JR विल होल्ड डेलीगेशन लेवल टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ टू साइड साइनिंग मल्टीपल एग्रीमेंट्स एंड MOUs ऑन 7 अगस्त ही विल विजिट बेंगलुरु, ठीक है। तो 7 अगस्त को ये विजिट करेंगे कहाँ पे? बेंगलुरु में। इससे पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनसे कब मिले हैं? 21 एशियन इंडिया समिट में, 19 ईस्ट एशिया समिट वियतनाम में, ओके। और उससे पहले लाओस में मिले थे अक्टूबर 2024 में, ओके। तो ये सारे जो यहाँ पे इससे पहले की जो मीटिंग है इनसे, इनके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ कब कब मिले हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेंट्रल नॉड टू इंक्रीज CISF स्ट्रेंथ 58,000 पर्सनल्स टू बी रिक्रूटेड ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में 58,000 CISF पर्सनल्स को रिक्रूट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे सेंटर की तरफ से स्टेटमेंट आया है। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि CISF की जो स्ट्रेंथ है इसको इंक्रीज किया जा सके। CISF जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो यहाँ पे टेररिज्म से लड़ रहे हैं वो यही फोर्स हैं, ओके। और मैं आप सभी को बता दूँ, टेररिज्म माओइस्ट जो हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करने की बात की गई है। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा बाई मार्च 2026 इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ये जो छत्तीसगढ़ है ये वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है। और यहाँ से ये जो माओइस्ट हैं, माओइस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इरेज करने की बात की गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि कितना अभी स्ट्रेंथ है और इसको ऐड करने के बाद कितना ये बढ़ेगा। ऑन 22 ऑफ जुलाई द मिनिस्ट्री wrote to inform CISF Director General RS Bhatti that the President had sanctioned an enhancement in the forces authorities ceiling strength from 2 to 2.2 lakhs as the present strength of CISF is 1.62 लाख, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है CISF का? 1.62 लाख है। तो इसको इंक्रीज करके 2.22 के आसपास पहुंचाने की बात की गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 11 किल्ड 4 इंजर्ड एज SUV फॉल इनटू उत्तर प्रदेश कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वीनाथ टेम्पल को विजिट करने जा रहे थे ये पिलग्रिम, और यहाँ पे एक SUV जो है वो कैनाल में जाके गिरा, जिसकी वजह से 11 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। उसमें 3 बच्चे भी हैं और 4
लोग यहाँ पे बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर और सीएम ने यहाँ पे जो डेथ हुए हैं, जिनकी यहाँ पे डेथ हुई है, उनको यहाँ पे कॉन्डोलेंसेस दिए हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस का अनाउंसमेंट भी किया है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट हमने यहाँ पे देखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। कोर्ट बिगिंस हसीना's ट्रायल ओवर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनके ऊपर ट्रायल्स चलेंगे। इनके ऊपर एलिगेशंस है कि ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पे क्राइम किया है और इसी को लेके यहाँ पे कोर्ट में अब इनके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।